हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के पेपर की, जो कि 2023 में ये पेपर हो चुका है। आज मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप देख पा रहे हैं 2023 का साइंस का पेपर है, जिसका कोड है 824 EM। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने वाले हैं। देरी ना करते हुए आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वो बिंदु लेंस का होगा फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा सी वाला, यानी कि प्रकाशिक केंद्र जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच हो, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है। परिपथ में धारा हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2 गुनी, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट जो होगा वो होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी ऑप्शन ए 500 वाट घंटा, ऑप्शन बी 600 वाट घंटा, ऑप्शन सी 300 वाट घंटा, ऑप्शन डी 900 वाट घंटा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो है बी, 600 वाट घंटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवत दर्पण एवं लेंस है। ऑप्शन ए दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दोनों उत्तल या फिर दोनों अवतल। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी वाला, दोनों की दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। ऑप्शन ए 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऑप्शन बी 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और ऑप्शन डी 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम उपखंड खा की तरफ, जो कि यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला है हमारा 8वां क्वेश्चन है,
Zn+H2SO4 इज इक्वल टू Zn SO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। आपको बताना है ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है Na2CO3 का प्रचलित नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर धावन सोडा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, जो कि होता है धावन सोडा। और धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि ऊपर दे रखा है Na2CO3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो क्या है, देखो, निम्नलिखित में क्षार धातुएं हैं। ऑप्शन ए Na, बी Fe, सी Mg, डी Au। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोडियम, मतलब Na। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। कॉलम ए ये है और कॉलम बी है, तो हमको ये मैच करना है कि हेलो एल्केन जो नाम दिया है वो इनमें से कौन सा है। हेलो मतलब होता है हेलोजन परमाणु, और एल्केन मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें हेलोजन परमाणु हो। तो देखो इन चारों ऑप्शन में जो आप देख पा रहे हैं, ये चारों ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में हेलो एल्केन जो है वो आपको नजर आएगा सेकंड वाले में। हेलो एल्केन यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब आता है एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है इसका सिंबल होता है दोस्तों OH। तो हमको देखना है कि इन चारों यौगिकों में OH कहाँ पर लगा है, तो OH लगा है यहाँ पर। इसका मतलब बी का हो जाएगा फर्स्ट। अगर हम इन दो के अकॉर्डिंग ही देखें तो हमको काफी हद तक ऑप्शन पता लग सकता है। ए का सेकंड है, तो हम देखेंगे ए का सेकंड इसमें है और ए का सेकंड इसमें भी है और ए का थर्ड है यहाँ और ए का थर्ड। इसका मतलब ये दोनों तो सही की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब इन दोनों का कंपटीशन बचा है। बी एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल होता है OH और बी का कौन है, फर्स्ट वाला। तो अब हम ये देखेंगे कि बी का फर्स्ट यहाँ भी है और बी का फोर्थ है यहाँ। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्षार धातुएं हैं BeMgCa, LiNaK, BAlGa, CuAgAu। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा LiN के, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं यही क्षार धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो तीन तीन हमारे इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा एल्केन, एक होता है एल्केन और एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। तो जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और जो एल्कीन होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये इनके जनरल फॉर्मूले हैं। हमसे किसका पूछा है, एल्काइन का। तो एल्काइन का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा CnH2n-2। तो CnH2n-2 कहाँ पर है, यहाँ पर है CnH2n-2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम और आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जड़ों द्वारा। अब यहाँ से हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि क्लास 10th की साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी वाला पार्ट। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। कहने का मतलब है कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से करते हैं, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या कैम्बियम के द्वारा। तो आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जल फॉर जाइलम, यानी कि जल का जो परिवहन होगा पौधों में वो जाइलम के थ्रू होगा। और फूड फॉर फ्लोएम, मतलब जो फूड का परिवहन होगा प्लांट के अंदर वो फ्लोएम के जरिए होगा। तो हमसे यहाँ पर जल का पूछा है तो जल के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है।
तो याद रहे 120 अपॉन कितना होता है, 80 होता है हमारा सामान्य रक्तदाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? चमगादड़ व पक्षियों के पंख, बी पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद, सी पक्षियों व कीटों के पंख, डी कीटों व चमगादड़ के पंख। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? ऑप्शन है टीटीआर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर और स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए वाला है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ब्रायोफिलम में, आलू में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है अमीबा। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखना हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, या ये वाला जो हमारा चिपको आंदोलन है ये हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें? छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, पाचन तंत्र पढ़ा होगा, और पाचन तंत्र में जो अमाशय होता है ना, अमाशय के अंदर ही जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 20 वो ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है आप 20 ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन जो आएगा वो कौन सा आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है खंड व उपखंड का, यानी कि जो हमारे क्लास 10th की साइंस है इसके 3 खंड होते हैं। ठीक है, तो पहला खंड है हमारा बा, और उसमें हम पहले खंड में क्या पढ़ेंगे? केवल फिजिक्स के पार्ट पढ़ने वाले हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ खंड वा यानी कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व कराने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री और बायो के भी सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इनके नाम लिखिए। आगे अभी मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा, यानी कि हमसे दो चीजें पूछी हैं, एक तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं प्लस उनके नाम, और डेफिनेशन पूछिए किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा की। और एक न्यूमेरिकल भी साथ में इसमें शामिल कर दिया गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख मतलब सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इनके क्वेश्चन करवा देता हूं। सबसे पहला जो हमसे पूछा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला दे रखा है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है अवतल दर्पण और दूसरे का नाम होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, एक नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। फिर हमसे पूछा है वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा बताइए। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है। समझ रहे हो ना? वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो ये हो जाएगी वक्रता केंद्र की परिभाषा। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट बात कर रहे हैं मुख्य अक्ष। एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल के लिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल की वैल्यू को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम
क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अच्छे से देख पाएंगे। उत्तल दर्पण है, सबसे पहली चीज अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमको ये देखना होता है दर्पण कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। तो उत्तल दर्पण है, ठीक है। फोकस दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी दी है, वस्तु की लंबाई दी है वस्तु की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कितनी दी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी बताइए और प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। फोकस दूरी तो हमें दे रखी है, सॉरी, यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे, मतलब बी यहाँ से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हम क्या करेंगे, 1/b को इधर ले लेंगे और f को इधर ले लेंगे। फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, क्योंकि f को हम इधर ले आए और b को इधर ले गए तो ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/b बराबर f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है प्लस का 30, तो हमने लगा दिया प्लस का 30। फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया। और u की वैल्यू ऑलवेज माइनस रहती है, तो हमने लगा दिया माइनस का 30। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनकी, तो 30 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से कम 30, 30 से कम 30, दोनों को जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। और 30 की 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इंटू 30 आ जाएगा। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो ऊपर आ जाएंगे 2, नीचे बचेंगे 30। अब 2 को 30 से जब काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है दोस्तों, हमारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर क्रॉस करके इसको सॉल्व करके बता दिया था। बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस का b अपॉन u। और h डैश जो हमारा होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और h जो होता है वो वस्तु की लंबाई होती है। वस्तु की लंबाई हमें गिवन है, हमको क्या h डैश निकालना है। क्या करेंगे, एच डैश जहां है वहीं रखेंगे और एच की जगह पर लगाएंगे 5, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, बराबर। और ये माइनस का फॉर्मूला है। बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लगा लेंगे और यू की वैल्यू हमारी माइनस की कितनी थी, 30। 30 लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एच डैश की गुणा जब 30 से करेंगे तो हो जाएगा एच डैश गुणा 30 बराबर आ जाएगा 5 की गुणा 15 से करेंगे तो 5 गुणा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एच डैश निकालेंगे। तो एच डैश के गुणा में जो 30 है वो बराबर के जब इधर जाएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो एच डैश बराबर 15 गुणे 5 बटे कितना आया, 30 आया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 5 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारी क्या निकल कर आई है, प्रतिबिंब की लंबाई निकल कर आई है। कितनी आई है, 2.5 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या था, इसका आंसर था। क्या था इसका आंसर था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। पहले तो हमको बताना है आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए, जबकि एक क्या दे रखा है, वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर, यानी कि वस्तु जो है वो लेंस से 2f की दूरी पर हो। तो हमें एक तो किरण आरेख इसका बनाना है और दूसरा किरण आरेख बनाना है वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो। तो दूसरा किरण आरेख हमको ये बनाना है। तो इन दोनों किरण आरेख से पहले हमको क्या बताना है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। चलिए भैया इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे समंजन क्षमता के बारे में। समंजन क्षमता क्या होती है, तो ध्यान से देखिए। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता वह क्षमता जिससे आंख की मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित करके निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाती हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, समंजन क्षमता कहते हैं। अब पहला हमारा पॉइंट क्या था कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो, तो भैया किरण आरेख बनाइए। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किरण आरेख बना लिया, लेंस लिया, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, 2f पर रख दिया। 2f पर वस्तु को जब रखेंगे, यहाँ से जब एक रेखा जाएगी, यहाँ से जब एक किरण जाएगी प्रकाश की किरण, तो ये f2 से होती हुई जाएगी और दूसरी किरण जो जाएगी वो वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। ये वाली किरण और ये जहां पर एक दूसरे को काटती है, हमारा प्रतिबिंब हमेशा वहीं पर बनता है। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा यहीं पर बनेगा। तो क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f पर बना है, तो हमने लिख दिया 2f पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब इधर है तो वास्तविक होगा और मुख अक्ष के नीचे बना है तो कैसा होगा, उल्टा होगा।
प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के समान। देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, आकार है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का क्या बना है, प्रतिबिंब। अब हम दूसरे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा डायग्राम हमसे क्या पूछा है, जब वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो। तो हमने क्या लिया भैया, लेंस ले लिया और वस्तु को कहाँ रखा है, यह है 2f, और 2f के इधर का जितना भी पार्ट होता है वो सब अनंत होता है। तो 2f के तो इधर है ना वस्तु, तो 2f और अनंत के बीच में हमने किसको लिया है, वस्तु को लिया है। जब प्रकाश की किरण जाती है तो F2 से होती हुई जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, प्रतिबिंब हमारा वहीं पर बनेगा। तो याद रहे, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना है, तो क्या 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 चीजें प्राप्त हो जाएंगी, देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 व 2F2 के बीच। तो देखो F2 है ये और F2 है ये और 2F2 है ये, और प्रतिबिंब ये है, और ये प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच में बना है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि इधर बना है, और मुख अक्ष के नीचे तो कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, जो कि वस्तु बड़ी है, और प्रतिबिंब हमारा कैसा है, जो ये बना है, छोटा है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको बताना है समांतर संयोजन जो है इनके दो लाभ कौन कौन से हैं, और दूसरा हमको ये जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम को सॉल्व करना है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समांतर संयोजन के कोई से दो लाभ। तो लाभ हमारे क्या मिल जाएंगे, देखो सबसे पहला लाभ है समांतर संयोजन के दो लाभ। पहला लाभ, प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज प्राप्त होता है। अगर कोई परिपथ समांतर क्रम में है तो प्रत्येक उपकरण यानी कि जो जो चीज भी जो जो वस्तुएं लगी होंगी उनको जो वोल्टेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक समान मिलेगी। दूसरा है, यदि परिपथ का कोई एक भाग या उपकरण खराब हो जाता है, कोई सा भी एक पार्ट जो हमने लगाया है परिपथ में अगर वो खराब हो जाता है तो भी अन्य भागों में धारा प्रवाहित होती रहती है और वे कार्य करते रहते हैं। तो समांतर संयोजन के दो लाभ आपको ये मिल चुके हैं। अब हम बात करेंगे ये जो परिपथ है हमारा, इस परिपथ को सॉल्व करेंगे। दिया गया परिपथ में हमसे क्या फाइंड करवाया, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात करने के लिए अब हमने इस परिपथ को देख लिया है, 8 ओम दिया है, 24 ओम दिया है, 12 ओम दिया है, और ये हमारा एमीटर लगा है, और ये क्या लगा है, वोल्टेज लगा है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा नियम लगाएंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमको नियम लगाना होगा ओम का नियम। ओम का नियम लगाने के लिए क्या होता है, ओम का नियम देख लेते हैं, आई बराबर बी अपॉन आर होता है ओम का नियम। तो हम क्या करेंगे, आई वन बराबर बी अपॉन आर वन ले लेंगे, जबकि बी की वैल्यू हमारे परिपथ में दे रखी है कितनी है, 8। ये जो है ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, और बाकी ये मान किसके हो जाएंगे, हमारे आर के मान हो जाएंगे। R1 हो जाएगा, R1 मान लो इसको, R2 मान लो इसको, और R3 मान लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। I1 बराबर बी अपॉन आर वन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 8, तो हमने 8 लगा दी, और बी की वैल्यू भी कितनी दे रखी थी, 8, तो हमने 8 लगा दी। 8 से 8 को क्रॉस करेंगे 1 एम्पियर आ जाएगा। I2 के केस में बात करेंगे, I2 बराबर बी अपॉन R2, बी की वैल्यू 8 लगाएंगे, R2 की वैल्यू 24 दे रखी है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 1/3 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 0.33 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं I3 बराबर बी अपॉन R3, बी तो तीनों में कॉमन है ना, क्योंकि बी की वैल्यू 8 है, तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू 8 लगा देंगे। R3 की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी थी, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। अब हमसे पूछा है परिपथ में संपूर्ण धारा I ज्ञात करने पर, तो हम क्या करेंगे, जब संपूर्ण धारा निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन तीनों वैल्यूओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले आया है 1, फिर आया है 0.33 ऐड कर दिया, प्लस 0.67 ऐड कर दिया, तो आई की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 एम्पियर। और दोस्तों यही हमारा क्या था, आंसर था। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, जो कि उसके बाद फिजिक्स का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए।
जबकि इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया है, विद्युत मोटर का उपयोग किसी विद्युत मोटर की रचना का कार्य सिद्धांत विधि के लिखिए, जबकि ये क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है और इसको हटा दिया गया है। तो अब हम करेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझ लेते हैं। किसी चालक को लगातार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक तार के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की दो विधियां, सबसे पहली विधि है सापेक्ष गति और दूसरी है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये नियम